बात विचारों पर कंट्रोल करने और दिमाग के सोचने की प्रोसेस को रिवर्स करने की हो रही थी। वैसे मैं यहाँ ये बता दूं कि हद से ज्यादा विचारों में उलझने की समस्या से आप और मेरे जैसे साधारण इंसान ही परेशान नहीं होते हैं। दुनिया में बहुत ज्यादा सफल लोगों की लिस्ट में जो भी इंसान आते हैं वे सभी इस समस्या से गुजरते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अक्सर हम अपनी खुशियाँ अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस या अपने कॉलेज में ढूंढते हैं। हमारे आसपास के लोग और एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमारी खुशी कुछ हद तक निर्भर होती है। लेकिन क्या हमें सच में इन सभी से खुशियां मिल पाती हैं? जवाब तो हाँ ही होगा, क्योंकि खुशियां तो वहां से ही मिलती हैं जहां से हम बहुत करीब से जुड़े होते हैं। बात में दम जरूर है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम अपने किसी करीबी को नजरअंदाज कर रहे हैं? ज्यादा सवाल जवाब करने की बजाय अब मैं ही बता देती हूँ कि यहाँ जिस करीबी रिश्तेदार की बात हो रही है वो हमारा अपना मन है। आपने भी नोटिस तो किया ही होगा कि जब मन खुश होता है तो अपने दोस्त की फालतू की बकबक भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मन के अशांत होने पर वो ही बकबक बकवास लगने लगती है। मतलब खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है। मन खुश तो हम खुश और मन ना खुश तो हम भी ना खुश। खुशी तो वो स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आती है, एक्सटर्नल से नहीं। इसलिए अगर माइंड को ट्रेन कर लिया जाए तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स से कुछ देर के लिए खुशी डेफिनेटली मिल सकती है, लेकिन अगर जो इंसान अंदर से खुश नहीं है तो फिर दुनिया की किसी भी चीज में वो ताकत नहीं है जो उस इंसान को खुशी दे सके। जो इंसान अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी खुश रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जिसको रोना है उसके लिए छोटे से छोटा रीजन भी काफी है। दुख और परेशानियों का सारा खेल एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं बल्कि हमारे थॉट्स, हमारे मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है। क्या वाकई हम अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर कर सकते हैं या ये बस बेकार की ही बातें हैं? ये बातें बेकार की नहीं हैं, ये खुद आप आगे जान जाएंगे। फिलहाल एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्रसिद्ध अमेरिकन रिपोर्टर पत्रकार डैन हैरिस की। 10% हैप्पियर पुस्तक के लेखक डैन हैरिस भी इस पुस्तक को लिखने से पहले तक बहुत ज्यादा तनाव में रहते थे। उस वक्त भी उनके पास एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त दौलत, शोहरत और खुशहाल परिवार था, लेकिन वे खुद खुश नहीं थे। डैन हैरिस फेमस न्यूज चैनल ABC न्यूज में रिपोर्टिंग और न्यूज एंकरिंग का काम करते थे। एक दिन वो लाइव शो के दौरान बेहोश हो गए थे और जब ठीक हुए तो वे अपने दिमाग को शांत करना चाहते थे और खुशी चाहते थे। उन्होंने बहुत से न्यूरो साइंटिस्ट और डॉक्टर से बात की और सभी ने उन्हें यही कहा कि उनके दिमाग को शांत करने का एकमात्र उपाय मेडिटेशन ही है। रिसर्च करने पर उन्हें ये भी पता चला कि मेडिटेशन करने वालों का डिफॉल्ट मोड वाला हिस्सा बहुत ही कम होता है, जिससे उन्हें फालतू के विचार मेडिटेशन ना करने वालों की तुलना में बहुत ही कम सताते हैं। यूजुअली ये माना जाता है कि 25 साल तक इंसान का दिमाग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेडिटेशन इस बात का विरोध करता है। मेडिटेशन से इंसान अपने दिमाग के उलझे हुए वायरिंग को बिल्कुल ठीक कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान को विचार आना बंद हो जाएंगे। विचार आना तो नेचुरल प्रोसेस है जिसे मेडिटेशन की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है और आने वाले विचारों के प्रति सजग होकर हमारी खुशी, फोकस और व्हील पावर को बैलेंस किया जा सकता है। हमें से 90% लोग मेडिटेशन करते ही नहीं हैं, क्योंकि इसे लेकर कुछ गलत धारणाएं होती हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना तो सन्यासी या बूढ़े लोगों या उन लोगों का काम है जिनके पास वक्त ही वक्त है। आजकल की बिजी लाइफ में जहाँ पैसा कमाने के लिए ही वक्त कम पड़ता है, उसमें मेडिटेशन के लिए वक्त कहाँ से, कैसे और क्यों लाया जाए? इन सब बातों का जवाब डैन अपनी किताब में देते हैं। 7 जून 2004 को डैन न्यूज चैनल ABC में गुड मॉर्निंग अमेरिका कार्यक्रम के सेट पर अपने सहयोगी रॉबिन रॉबर्ट्स की एब्सेंस में उनकी जगह न्यूज पढ़ने वाले थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें एक घंटे के बाद लाइव आना था और मुख्य समाचार के अपडेट्स देने थे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में ABC के कांच से घिरे स्टूडियो में वे रॉबिन रॉबर्ट्स की जगह लाइव आने की तैयारी के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके को एंकर चार्ल्स गिब्सन ने
उन्हें 6 समाचारों की एक सीरीज पढ़ने के लिए दी। डेन ने लाइव आकर न्यूज पढ़नी शुरू की। लगभग 20 सेकंड तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक डेन को लगा जैसे उनके दिमाग को किसी अनजान डर ने घेर लिया है। उनके माथे से पसीने की बूंदें उभरने लगी, उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी। डेन उस वक्त अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और डिप्रेशन की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वे बुरी तरह घबरा गए और उन्हें इस वक्त जो करना था वो वे चाहकर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका उनकी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। उस दिन फिर वे आगे की न्यूज नहीं पढ़ पाए और सेट पर ही गिर पड़े। उस सुबह लगभग 50 लाख लोगों ने डेन के ऑन एयर इमोशनल ब्रेकडाउन अटैक को एबीसी न्यूज चैनल पर देखा था। दोस्तों, उस दिन डेन के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई एक दिन या एक पल की घटना नहीं थी। इंसान जब बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर महसूस करने लगता है या उस पर लगातार परफॉर्म करने का प्रश्न होता है तो टेंशन उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब अपनी लाइफ में टेंशन महसूस नहीं किया? सोच में पड़ गए ना? आज जहां हमारे चारों तरफ कंपटीशन का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में खुद को साबित करने के लिए दिमाग पर एक तरह का प्रेशर हर वक्त बना रहता है। डेन के साथ कुछ ऐसा ही काफी वक्त से हो रहा था और वे हर बात पर ओवर थिंकिंग कर रहे थे। डेन के इमोशनल ब्रेकडाउन की शुरुआत उस दिन से शुरू हो गई थी जब उन्होंने 13 मार्च 2000 को एबीसी न्यूज ज्वाइन किया था, लेकिन डेन को खुद इस बात का पता नहीं था। आपने भी कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि नौकरी या बिजनेस में इंसान अक्सर तनाव महसूस करता है और कई बार ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कभी-कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाने का मन करता है, पर हर बार मन की नहीं होती और जिम्मेदारियों से भागा भी तो नहीं जाता। डेन हैरिस के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था, लेकिन इतनी धीमी गति से कि उन्हें इसके होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। 28 साल के डेन ने अपने बॉस पीटर जेनिंग्स को अपना आदर्श बनाया हुआ था। पीटर जेनिंग्स के बारे में ये कहा जाता था कि उनके नीचे काम करना यानी शेर के मुंह में अपना सिर देना है। लेकिन डेन इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पीटर के अधीन काम करते हुए उनसे बहुत कुछ सीखा और अपनी जॉब में आने वाले हर चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। डेन के बॉस पीटर को उन पर बहुत ज्यादा भरोसा था और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी। डेन उनकी हर उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते थे और इसीलिए वे वो काम भी एक्सेप्ट कर लेते थे जिसे पूरा करने के लिए उनको खुद पर विश्वास नहीं होता था। ये उनका प्लस पॉइंट था या माइनस, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग की काबिलियत के दम पर ही पीटर ने उन्हें 9/11 को अमेरिका में हुए हमलों के बाद न्यूज कवरेज करने के लिए पाकिस्तान भेज दिया। उन्होंने अगले 3 साल युद्ध संवाददाता बनकर वहां से बेहतरीन कवरेज किया। उनके इस काम से उन्हें जॉब में वाहवाही तो मिली, लेकिन उन 3 सालों में उन्होंने जो कुछ देखा और अनुभव किया, उसके बाद मानसिक तौर से उन्हें बहुत सदमा पहुंचा, जिसे हैंडल करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना, बेबसी में कुछ ना कर पाने से गिल्टी फील होना किसी भी इंसान को पिघला सकती है, चाहे वो कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो। डेन ने अपनी जान की बाजी लगाकर जो रिपोर्टिंग की थी, उससे रिपोर्टर के रूप में उनकी छवि बहुत अच्छी बन गई थी। 2003 में डेन न्यूयॉर्क वापस लौट आए। यहाँ आने के बाद में डेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे। बाद में उन्हें खुद के डिप्रेशन के बारे में पता चला। जिस साइकियाट्रिस्ट को उन्होंने अपनी इस मनोदशा के बारे में बताया था, उसने ये अनुमान लगाया कि ये या तो युद्ध की रिपोर्टिंग से लगा हुआ आघात था या एक रोमांचकारी असाइनमेंट के खत्म हो जाने से होने वाली क्षणिक उदासी थी। डिप्रेशन के बारे में ये कहा जाता है कि जिस क्षण हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं, उसी क्षण वे नेगेटिव रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करने लगते हैं। मन और शरीर के बीच तालमेल के इसी द्वंद्व से डिप्रेशन या अवसाद का जन्म होता है। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह होता है जो लगातार विचारों की प्लॉटिंग और प्लानिंग करता रहता है और उन्हें इवैल्यूएट भी करता रहता है। डेन के साथ उस वक्त यही कुछ हो रहा था। डिप्रेशन का इलाज करवाने के बावजूद भी डेन अपने मन में उठ रहे नेगेटिव विचारों को रोक नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपने किसी परिचित से कहने पर कोकीन जैसी मादक दवाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ड्रग्स के प्रभाव से उन्हें क्षणिक खुशी महसूस होने लगी थी। बावजूद इसके
उनके मन में फिर भी तरह तरह के विचार उठ रहे थे और वे बार बार विचारों के दलदल में फंसने लगे थे। तभी उन्हें मेडिटेशन के फायदों के बारे में पता चला और वे मेडिटेशन के जरिए अपनी समस्या से निपटने के रास्ते ढूंढने लगे। लगातार प्रयास करने पर उन्हें मेडिटेशन के बारे में कई रहस्य पता चले। उन्होंने मेडिटेशन को अनुभव किया और जिंदगी में क्षणिक खुशी की जगह परमानेंट खुशी भी प्राप्त की। लेकिन आखिर वो कौन सी खुशी थी जो डैन पैसों से भी नहीं पा सके थे? इस सवाल का जवाब अपनी किताब में डैन खुद ही देते हैं।